Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 रिवीजन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, ड्रॉ ए quadrilateral, name it EFGH, write the names of the 4 sides and 2 diagonals। आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनाना है और उसका नाम क्या लिखना है, EFGH। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, a polygon having 4 sides is called quadrilateral, या दूसरी तरह से कह सकते हैं quadrilateral is a closed figure made up of with line segment, 4 line segments से मिलके कोई भी क्लोज फिगर बनता है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटर कहलाता है। तो सिंपल क्लोज फिगर मेड अप विथ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उसकी 4 साइड्स के नाम बताने हैं और डायगोनल्स के भी नाम लिखने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ स्केल से हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये एक लाइन सेगमेंट। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा भी चाहे, जितनी भी लेंथ का चाहे बना सकते हैं। 2 हो गया। एंगल यहाँ कितना भी रख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वाड्रिलेटर कहा गया है, 4 साइड्स होनी चाहिए। तो तीसरी साइड, थर्ड साइड में ऐसा बना लेता हूँ, ये थर्ड साइड हो गया। ये इसको और आगे ले जाता हूँ मैं, ये, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये 4th साइड हो जाएगी। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटर। अब इसका नाम क्या लिखने के लिए कहा गया था, नाम हमें EFGH लिखना है। तो यहाँ पे जो 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, यानी ये वर्टेक्स का नाम E, इसका नाम F, G और H। तो EFGH ये क्वाड्रिलेटर है। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैंने नाम कैसे लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज में नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फिगर हमारा बन गया है। अब इसकी 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स के नाम लिखने हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे E को G से मिला दिया जाए, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल कहलाएगा, अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने वाला। और ऐसे H को F से मिला देते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ 2 डायगोनल्स हैं। अब इनके नाम हमको लिखने हैं और साइड्स का नाम लिखना है। क्वाड्रिलेटरल EFGH, 4 साइड्स आर, तो जो लाइन सेगमेंट है EF, एक साइड ये होगी, जो बाउंड्री होती है वही लाइन, वही इसका साइड्स कहलाता है। EF हो गया, एक FG, G से H एक बाउंड्री है, एक साइड है, एंड HE। ये 4 साइड्स हैं इस दिए हुए क्वाड्रिलेटरल EFGH की। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। तो 2 डायगोनल्स आर, E से G तक जो ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है ये एक डायगोनल है EG, और दूसरा डायगोनल जो है FH या HF, जो भी लिखना चाहें तो FH। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अ सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स डायमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका डायमीटर क्या होगा। तो हमें मालूम है डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, रेडियस का 2 टाइम्स, ये डबल जो है वो दिए हुए सर्कल का डायमीटर होता है। तो इस तरह से हम डायमीटर फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, या 2 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस की जगह लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 2 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 12 2 24, और ये सेंटीमीटर में है। इस तरह से दिए हुए रेडियस का
जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या होगा 24 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट हम बना लेते हैं आंसर का। इट्स डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस। सर्कल का डायमीटर दिया है 16 सेंटीमीटर, रेडियस पूछा गया है कि रेडियस कितना है यहाँ पर। तो हमें मालूम है डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस मिल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ डायमीटर दिया है 16 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 या डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू 16 दी है और इसको 2 से डिवाइड करें तो 16 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, यहाँ पर डायमीटर सेंटीमीटर में था तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगा। तो 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, 8 आएगा और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू भी होगी। इस तरह से रेडियस क्या हुआ 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हम इसका आंसर बना लेते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस, तो हम लिखेंगे इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो पेरीमीटर क्या होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसकी जो सभी साइड्स हैं उनकी लेंथ का जो सम आएगा यानी लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री जो होगा वही पेरीमीटर होगा। तो फिगर ए में चलते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हुआ 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा इस फिगर का 26 सेंटीमीटर। ऐसे बी देखते हैं, यहाँ भी पेरीमीटर है तो सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को हमको ऐड करना है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और ये प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा 21 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जब भी कहा जाए फाइंड करने के लिए तो जो भी फिगर है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उनको ऐड कर लेना है। पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, वही उसका पेरीमीटर होता है। सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करना है और जो वैल्यू मिलेगी वो उसका पेरीमीटर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। ए में दिया रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर 45 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 9 मीटर 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 6 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसे डेसिमल पॉइंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेसिमल में 9.35 मीटर और इसे लिखना चाहें तो क्या होगा 6.45 मीटर। तो डेसिमल में हमने चेंज कर लिया है जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी होगी, फिर वापस से इसी तरह कन्वर्ट कर देंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ का जो सम आता है उसका डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो वो कहलाता है पेरीमीटर। तो आइए फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 की जगह 2, लेंथ की जगह हम लिखेंगे 9.35 मीटर में है और ब्रेथ क्या है 6.45। तो दोनों ही मीटर में, इसलिए मीटर को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं या आप साथ में भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन तो न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है। दोनों मीटर में है, आंसर भी मीटर में ही होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इनको ऐड कर लेते हैं 9.35 प्लस 6.45 तो 550 1 कैरी 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 पॉइंट लगेगा 6 और 9 15.80 मीटर। अब इसका ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी और 15 2 जा 30 और 31.60 मीटर इक्वल टू क्या होगा 31 मीटर। और जो डेसिमल प्लेस में वैल्यू है वो क्या होगी सेंटीमीटर में होगी। जब डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो होल पार्ट की वैल्यू मीटर में होगी और डेसिमल पॉइंट में जो भी वैल्यू आई है डेसिमल प्लेस में तो वो सेंटीमीटर में होगी। तो 60 सेंटीमीटर
तो दिए हुए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 31 मीटर 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 31 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसका बी पार्ट देखते हैं, जिसमें एक स्क्वायर की साइड दी हुई है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर 8 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को यहाँ जो है इस कंप्लीट क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग डेसिमल, तो बन जाएगा 8.35 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड विद साइड क्या है यहाँ पर? 8.35। डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट किया है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, बाद में वापस से हम मीटर सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 इंटू 8.35, अब ये मीटर में इसलिए पेरीमीटर भी मीटर में आएगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मल्टीप्लाई करने के बाद 33.40 मीटर आता है। अब डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं तो वैल्यू मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये जो होल पार्ट में ये मीटर में होगा और डेसिमल में जो वैल्यू आई है डेसिमल प्लेसेस में वो सेंटीमीटर में होगी। तो 33 मीटर 40 सेंटीमीटर ये दिए हुए स्क्वायर का पेरीमीटर है। आइए आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 33 मीटर 40 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट टाइम विल इट बी? ए में दिया है 2 आवर्स 30 मिनट्स आफ्टर 10:40 PM। 10:40 PM से 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा? तो यहाँ पे ड्यूरेशन आवर्स और मिनट्स दोनों में दिया है, तो हम स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो 10:40 PM से 2 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा? तो उसको पहले लिखते हैं। तो 10:40 PM से 2 आवर्स के बाद, तो 1 आवर्स के बाद क्या होगा? 11:40 PM, और 11:40 PM और 2 आवर्स के बाद 12:40। तो मिनट में तो चेंज नहीं होगा, आवर क्या हो जाएगा? 10 में 2 और ऐड होगा तो 12 हो जाएगा, 12:40। और हमें ये याद रखना है, जब भी 12 आवर सिस्टम में 12 आवर क्लॉक में जब भी 12 आता है तो उसके बाद AM PM हो जाता है और PM AM, तो PM वाला ये टाइम AM हो जाएगा। तो यहाँ हम AM लिखेंगे। जब भी 12 क्रॉस होगा तो AM से PM और PM से AM हो जाता है। तो यहाँ PM चल रहा था 10:40 PM, तो 2 आवर्स के बाद जैसे 12 हुआ 12:40 ये AM हो जाएगा। अब हमें फाइंड ये करना था कि 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद क्या होगा। तो देखिए 40 में अगर हमें 20 मिनट्स और मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। और 12 के बाद नेक्स्ट आवर क्या आता है? 12 आवर क्लॉक सिस्टम में 1 आवर 1 आता है। तो 12:40 में 20 मिनट्स और ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 AM। तो ये 20 मिनट्स है, तो मिनट्स में जब ऐड होगा 40 के साथ तो ये कंप्लीट आवर हो जाएगा, और मिनट में 00 हो जाएगा, और आवर क्या बनेगा? नेक्स्ट आवर 12 के बाद 1। तो हम इसे 1:00 AM या 1 AM भी लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था? 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद। तो हमने 2 आवर्स 20 मिनट्स को तो कैलकुलेट कर लिया है। 10 मिनट्स और देख लेते हैं कि उसके बाद क्या टाइम होगा। 10 मिनट्स आफ्टर 1 AM विल बी 1:10 AM। तो 2 आवर्स 20 + 10 30 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद क्या टाइम हो गया? 10:40 PM के बाद जो टाइम आएगा वो 1:10 AM होगा। यही हमारा आंसर, इसको लिख लेते हैं। Therefore 2 hours 30 minutes after 10:40 PM will be 1:10 AM। आइए इसका बी देखते हैं। 30 मिनट्स बिफोर 12 नून। तो 12 नून को कैसे लिखते हैं? आवर 12 होता है और मिनट क्या होते हैं? 00। अब 30 मिनट्स, तो यहाँ 30 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉलम बनाना चाहे तो हम यहाँ आवर लिख सकते हैं और यहाँ मिनट। तो बिफोर मतलब सब्ट्रैक्ट करना, उसके पहले का टाइम पता करना है हमें। तो 00 में 30 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से बोरो लेगा, ये बन जाएगा 11। और ये आवर से 1 अगर मिनट के कॉलम में आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 60। 60 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30, और यहाँ पर 11। तो ये क्या हुआ? 11 30 और 12 नून के पहले का समय क्या हो, किसमें हम लिखते हैं उसको? AM में एक्सप्रेस करते हैं। 12 नून से मिडनाइट तक का टाइम PM में होता है, जबकि मिडनाइट से लेके 12 नून तक का टाइम AM में होगा। तो 12 नून यानी नून के पहले का टाइम ये AM में होगा, इसलिए यहाँ पर
11h30 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:30 AM। ट्वेल्व आवर क्लॉक सिस्टम में टाइम क्या मेंशन होगा, 11:30 AM। सी में दिया हुआ है 1 hour 50 minutes आफ्टर 11:20 AM। 11:20 AM से 1 hour 50 minutes के बाद क्या टाइम होगा। तो पहले हम आवर का देख लेते हैं, 1 hour के बाद क्या टाइम होगा। तो यहाँ पर 1 hour आफ्टर 11:20 AM विल बी, मिनट तो ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ 1 hour की बात कर रहे हैं। तो 11 में अगर 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आवर क्या होगा, 12। तो यहाँ 12 लिखेंगे, और मिनट तो हम उसमें ऐड कर नहीं रहे, तो एज इट इज़ 20 हो जाएगा। और जब भी 12 क्रॉस होता है तो AM से PM हो जाता है, PM से AM, तो टाइम क्या है, AM है, तो ये PM में हो जाएगा। तो हमने 1 hour आफ्टर टाइम निकाल लिया। अभी हमें 50 मिनट्स और इसमें ऐड करना है। तो अभी 1 hour के बाद 12:20 PM हो गया है। अब जैसे ही 40 मिनट्स इसको मिलेंगे 12:20 PM को, तो 20 क्या हो जाएगा, जैसे 40 मिनट्स इसको मिल जाते हैं तो 60 हो जाता है, और यहाँ पर 1 hour एक्सटेंड हो जाएगा। तो 12 के बाद नेक्स्ट आवर क्या आता है, 1। 12 के बाद 13 नहीं आता है, 1 आता है 12 आवर क्लॉक में। तो अभी 40 मिनट्स ऐड कर देते हैं जिससे कि कंप्लीट आवर हो जाए, और 12 से क्या मिल जाएगा हमें, 1 PM। 40 मिनट्स आफ्टर 12:20 PM विल बी 1 PM। तो हम स्टेप बाय स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं जब भी इस तरह से ड्यूरेशन हमें निकालना होता है या कोई टाइम पता करना होता है। तो देखिए 1 hour 40 मिनट्स के बाद का टाइम तो हमने पता कर लिया, लेकिन पूछा गया था 50 मिनट्स का। तो 1 hour हो गया, 40 मिनट्स हो गया, अभी 10 मिनट्स और बाकी है। यहाँ 1 hour हो गया, 40 मिनट्स हो गया, 10 मिनट्स और बाकी। तो 10 मिनट्स के बाद और देख लेते हैं कि 1 PM के 10 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा। 10 मिनट्स आफ्टर 1 PM विल बी, तो आवर में तो चेंज नहीं आएगा, मिनट यहाँ 00 है, तो 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स और इंक्रीज हो जाएगा टाइम, और ये 1:10 PM हो जाएगा। तो टोटल जो है 1 hour 50 मिनट्स का टाइम हमने बता दिया है कि 1 hour 50 मिनट्स आफ्टर जो है 11:20 AM क्या होने वाला है, 1:10 PM। आंसर का स्टेटमेंट बना के हम यहाँ लिखेंगे इसे। देयरफॉर 1 hour 50 मिनट्स आफ्टर 11:20 AM विल बी 1:10 PM। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 का हमने सी भी सॉल्व कर लिया। आइए इसका डी देखते हैं। डी में दिया हुआ 10 hours आफ्टर 3 AM। तो 3 AM के बाद हम 12 तक पहुंचते हैं, तो 12 तक के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 hours। तो 3 AM से अगर हम 9 hours और कंप्लीट कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, 12 noon। तो चलिए पहले 12 noon तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए हमें 9 hours की ज़रूरत होगी। 9 hours आफ्टर 3 AM विल बी, तो मिनट में तो कुछ ऐड होगा नहीं, आवर में जब 3 में 9 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 12, और AM में जब 12 आता है बाद में तो क्या होता है, ये 12 नून। तो 9 hours तो पता कर लिया हमने, 1 hour और, क्योंकि इससे कहा गया था कि 10 hour आफ्टर 3 AM। तो 1 hour के बाद क्या हो जाएगा, 12 नून के बाद क्या आता है, 30 नहीं आता, 1 आता है 12 आवर क्लॉक सिस्टम में, और नून के बाद का टाइम PM में एक्सप्रेस किया जाता है, तो यानी 1 PM इसका टाइम होगा, 1 hour आफ्टर 12 नून। तो यहाँ पर 1 hour आफ्टर 12 नून विल बी 1 PM। तो 9 hour प्लस 1 hour मतलब 10 hour हो गया टाइम। 3 AM के बाद 10 hour क्या टाइम होगा, 1 PM। तो ये आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं, 10 hours आफ्टर 3 AM विल बी 1 PM। ये फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 को 24 आवर क्लॉक टाइम के टर्म में भी किया जा सकता था। पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन 24 आवर क्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व किए, तो वो भी सही है। अगर उसमें समझ में नहीं आया तो इस साल मैंने इसे 12 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। इसमें मैंने कन्वर्ट नहीं किया इसे 24 आवर क्लॉक टाइम में, 12 आवर क्लॉक के हिसाब से ही सॉल्व किया है। तो दोनों तरीके सही हैं। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले साल का क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, तो उसमें सेम क्वेश्चन मैंने 24 आवर क्लॉक सिस्टम में सॉल्व किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, आशीष स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर एट 9:25
a.m. He finished writing at 11:05 a.m. How much time did he take to write the letter? आशीष एक लेटर लिखना शुरू करता है 9:25 am पर और उसे वो कंप्लीट कर लेता है 11:05 am पर। तो राइटिंग में या लेटर लिखने में उसे कितना टाइम लगा, तो इनके बीच का हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और 9:25 am से हम पहुंचेंगे 11:05 am तक। फिर देखेंगे कितने आवर्स कितने मिनट्स इसमें लगते हैं। स्टार्टिंग टाइम राइटिंग लिखने का जो पेपर है, स्टार्टिंग टाइम लेटर लिखने का जो टाइम है 9:25 am था, फिनिशिंग टाइम 11:05 am था। अब हमें 9:25 am से 11:05 am तक पहुंचना है और देखना है कितना टाइम लगता है। तो पहले 9:25 am को हम कंप्लीट आवर बनाएंगे, यानी 25 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो कंप्लीट आवर्स में हो जाए, यानी 10 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 35 मिनट्स। तो पहले 35 मिनट्स के बाद तो ये 10 हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसे स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9:25 am आफ्टर 35 मिनट्स, ये 25 में 35 ऐड होगा तो बन जाएगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर हो जाता है। तो मिनट्स वाला जो 60 है कन्वर्ट हो जाएगा आवर में और 9 के साथ ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 10 am। हमें पहुंचना है 11:05 am पर। अब 10 am से हम पहुंचते हैं 11 पे, तो आफ्टर 1 आवर 10 am क्या हो जाएगा 11 am। लेकिन फिनिशिंग टाइम तो 11:05 am है, यानी अभी 5 मिनट्स और लगने वाला है। तो 11 am है, 5 मिनट्स और लगेंगे, यानी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स ये क्या बन जाएगा 11:05 am। तो स्टार्टिंग टाइम 9:25 am, फिनिशिंग टाइम हम पहुंच चुके हैं 11:05 am। तो इसके बीच में कितना टाइम लगा, आवर्स में भी टाइम दिया है, मिनट्स में भी दिया है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। टोटल टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन हम ऐड करेंगे। तो 1 आवर 35 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। तो देखिए आवर तो 1 ही है, तो 1 आवर लिख लेते हैं, और मिनट्स में यहाँ पे 2 वैल्यू 35 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, तो ये मिलके हो जाएगा 40 मिनट्स। तो ड्यूरेशन क्या हो गया 1 आवर 40 मिनट्स। लेटर लिखने में उसको 1 आवर 40 मिनट्स लगा। आंसर का स्टेटमेंट हम यहाँ बना लेते हैं इसको। आशीष टुक 1 आवर 40 मिनट्स टू राइट द लेटर। उसे लेटर लिखने में 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम देगा, 1 आवर 40 मिनट्स का टाइम लगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। A seminar started at 10:10 am and it lasted for 3 hours 35 minutes. At what time was the seminar concluded? तो स्टार्टिंग टाइम दिया है 10:10 am। अब यहाँ से हमें 3 hours 35 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा ये वो पता करना है। तो इसमें हम पहले आवर्स ऐड कर लेते हैं, फिर 35 मिनट्स भी ऐड कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 3 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं। 3 आवर्स आफ्टर 10:10 am विल बी, तो मिनट में तो कुछ ऐड नहीं होगा, 3 आवर्स मतलब 10 के बाद 3 आवर्स 11, 12 और थर्ड आवर क्या होगा 13 नहीं होता इसमें, 12 के बाद क्या आ जाता है नेक्स्ट 1, तो 1 हो जाएगा 1, और मिनट एज इट इज 10 था तो 10 ही रहेगा। और जैसे 12 क्रॉस होता हमें मालूम है AM PM में और PM AM एक्सप्रेस हो जाता है, तो AM जो है PM में हो जाएगा यहाँ पे टाइम, फिर टाइम को PM एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखिए आवर्स का तो हमने पता कर लिया, 10:10 AM से 3 आवर्स के बाद ये हुआ। अभी 35 मिनट्स और सेमिनार वहाँ पे चला, तो 35 मिनट्स का और इसमें ऐड करेंगे। 35 मिनट्स आफ्टर 1:10 PM विल बी, तो आवर में तो चेंज नहीं होगा, मिनट में 10 में 35 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 45, और ये PM में था तो PM में ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 1:45 PM। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर, द सेमिनार वॉज कंक्लूडेड एट 1:45 PM। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स? इनमें से लीप ईयर्स कौन सा होता है? लीप ईयर्स वो ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है और ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। पता कैसे करते हैं? अगर वो अदर देन सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी वो होता है जो 100 से डिविजल होता है, 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल जो भी ईयर होता है वो क्या होता है? सेंचुरी ईयर होता है। तो अगर कोई ईयर सेंचुरी नहीं है तो कैसे पता करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है? तो लास्ट की जो 2 डिजिट है तो कैसे पता करेंगे? उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 1982 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे कि लीप ईयर नहीं है। 1992 ये भी सेंचुरी ईयर नहीं, तो केवल 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। यहाँ की बात करते हैं 2002, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ये सेंचुरी है क्योंकि डिविजल बाय 100 है। तो सेंचुरी के लिए कैसे पता करते हैं लीप ईयर है कि नहीं? तो 400 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं है, इज नॉट अ लीप ईयर। तो याद रखिएगा, हम इसे 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करते, हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2000 होता तो वो लीप ईयर था, 2400 वो भी लीप ईयर होगा। अब 2100 क्या है? 400 से डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। सेंचुरी ईयर्स का पता करना हो अगर कि लीप ईयर है कि नहीं है तो हमें 400 से डिवाइड करना होता है। तो ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, इफ 2 नवंबर इन अ सर्टेन ईयर वॉज मंडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 11 दिसंबर? 2 नवंबर को किसी ईयर में अगर मंडे था तो सेम ईयर 11 दिसंबर को क्या होगा? तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि आफ्टर 7 डेज सेम डे आ जाता, रिपीट हो जाता है। तो 2 नवंबर को अगर मंडे था तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? 9 नवंबर को, उसके बाद 16 नवंबर को। इस तरह से हम देखेंगे कि नवंबर में मंडे कब आ रहा है, उसके बाद इसी तरह से हम 11 दिसंबर तक पहुंचेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। We know that the same day is repeated after 7 days. तो so the dates for Monday in November, नवंबर में मंडे कब था? तो बताया गया, क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 नवंबर को मंडे था। ठीक है, तो अगला मंडे कब आएगा? मंडे की हमको डेट दे दी गई है कि नवंबर में मंडे जो है 2 नवंबर को पड़ा। ठीक है, तो 7 दिन बाद फिर मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद। तो 2 नवंबर में हमें क्या करना है? 7 ऐड करना है। तो क्या होगा? अगला मंडे कब आएगा? 9th को आएगा, 9 नवंबर। फिर 7 ऐड करते हैं, 16th को मंडे आएगा, फिर 7 डेज के बाद फिर वह रिपीट होगा, 23rd को आ जाएगा। इसके बाद 13th 7 ऐड करेंगे तो 13th नवंबर को फिर मंडे आएगा। और नवंबर में कितने मंथ होते हैं? नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो मंडे को 30 को मंडे था, अब नया महीना क्या शुरू होगा? दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ में क्या है? 1 दिसंबर को क्या होगा? 16 को मंडे है, 23rd को मंडे, 13th को मंडे है। और अगला महीना जब डेट आएगी 1 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे आएगा, क्योंकि 30 को मंडे है, 2 को मंडे था, 9th को मंडे था, 16 को मंडे था, 23rd को मंडे था, 13th को अगला दिन क्या है? नेक्स्ट मंथ में आएगा और उस दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। सो 13th के बाद नेक्स्ट मंथ आएगा 1 दिसंबर की पहली तारीख 1 और उस दिन होगा ट्यूसडे। अब अगला ट्यूसडे कब आएगा? 7 डेज के बाद। ठीक, सो फर्स्ट में 7 ऐड किया तो 8 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे। तो 11 को क्या होगा? 9, 10, 11। 8 को हमारा ट्यूसडे है, तो 10 को
9th को क्या होगा, वेडनेसडे, 10 को थर्सडे और 11 को फ्राइडे। 3 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे। तो हेंस 11th December was फ्राइडे। 8th को ट्यूसडे है और 11 पहुंचना है, तो 7 डेज के पहले ही हमको जाना है। तो 8 को दिसंबर है तो 7 तक काउंट कर लेंगे, 9, 10, 11। 3 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे के फ्राइडे। तो आंसर हमारा फ्राइडे होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। कैलाश ज्वाइन सर्विस इन ए कंपनी ऑन 30th April 2010 and worked for 42 days. On what date did he leave the job? कैलाश ने किसी कंपनी को 13 अप्रैल 2010 में ज्वाइन किया, 42 डेज काम किया, 42 डेज कंप्लीट का वर्क किया वहां पे। उसके बाद उसने जॉब से लीव ले लिया। तो कौन सी डेट को, ऑन व्हाट डेट डिड ही लीव द जॉब? तो ठीक है, 13 अप्रैल को ज्वाइन किया, तो 13 अप्रैल को वर्क किया है उसने, और उसको भी काउंट करेंगे, और 42 डेज तक वर्क किया। उसके बाद उसने अगले दिन से काम आना बंद कर दिया, लीव पे चला गया। तो वो डेट बतानी है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 13 अप्रैल को उसने ज्वाइन किया और 42 दिन तक वर्क किया, तो 13 अप्रैल से हम डेज काउंट करते हैं। तो अप्रैल में कितना है, 1 डे काम किया, और अप्रैल होता है 13 डेज का। तो अप्रैल में सिर्फ 1 दिन काम किया उसने, और 42 डेज तक काम किया। मई में कितना काम किया होगा, मई में होते हैं, हमको मालूम है कि मई में जो होते हैं 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज उसने मई में भी काम किया। तो 42 डेज में कितने दिन बचे हैं, भी कितने दिन बाकी हैं। तो 42 डेज में हमको ये माइनस अप्रैल का 1 और मई का 31, ये 32 डेज माइनस कर देने हैं। तो हमारे पास ये इतना डेज आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा टोटल 10 डेज। तो 10 डेज और बचता है। तो वो 10 डेज कहां जाएगा, उसने जून में वर्क किया है, जून में 10 डेज काम किया, तो 10 दिन काम किया, 10 डेज काम कंप्लीट किया, और छुट्टी से कब से चला जाएगा, अगले दिन से छुट्टी पे होगा। 11 जून 2010 से वो छुट्टी पे चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 10 डेज बचे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में काम किया 10 डेज जून में, और 11 जून से वो छुट्टी पे चला गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। किस डेट को वो लीव पे जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑन व्हाट डेट डिड ही लीव द जॉब, ही लेफ्ट द जॉब ऑन दिस डे। सो 10 डेज बचे हुए थे, 10 डेज उसने जून में वर्क किया, और अगले दिन 11 जून से वो जॉब पे नहीं आया, जॉब उसने लेफ्ट कर दिया। तो ये ईयर 2010 चल रहा था, इसलिए आंसर में भी हम 11 जून 2010 लिखेंगे। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।